हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें हम सीखेंगे कि इस ब्रिज का क्या उपयोग होता है और इसे सर्किट में कैसे इसका एप्लीकेशन करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा व्यवस्था होता है जिसमें चार प्रतिरोध या चार संधारित्र जुड़े हुए होते हैं। आप देखिए इसमें लिखा गया है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चार प्रतिरोध या संधारित्र संयोजित रहता है। इसमें एक की धारिता या प्रतिरोध अज्ञात होती है। इसमें एक गैल्वेनोमीटर भी संयोजित रहता है जो विद्युत धारा को मापता है। इसकी बनावट निम्न जैसी होती है। इसकी बनावट कैसी होती है, देखिए इसे हमने आकृति इसकी बनाई है। इसमें हम चार संधारित्र लिया है। चूंकि हम संधारित्र के बारे में अभी सीख रहे हैं, कैपेसिटर के बारे में सीख रहे हैं, इसलिए हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग कैपेसिटर के पद में करना चाहते हैं, संधारित्र के पद में करना चाहते हैं। तो हमने चार संधारित्र लिया है, C1, C2, C3 और C4। तो C1 पहला संधारित्र की धारिता है, C2 दूसरे संधारित्र की धारिता है, C3 तीसरी संधारित्र की धारिता है, C4 चौथी संधारित्र की धारिता है। इसमें जो ऊपर वाले जो दो रहते हैं ये दोनों सीरीज में जुड़े जाते हैं, तो नीचे वाले भी दोनों सीरीज में रहते हैं। और इसके बीच में एक जुड़ा जाता है गैल्वेनोमीटर जो विद्युत धारा को मापता है। क्योंकि यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसको माप करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यहाँ जोड़ते हैं। और देखिए कि इस सिरा और इस सिरा के बीच गैल्वेनोमीटर है, इन दोनों सिरों के बीच हम क्या किए हैं, बैटरी जोड़ दिए हैं। तो ये जो आपको गैल्वेनोमीटर दिख रहा है ये एक ब्रिज का काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इसके बारे में अच्छे से इसके बारे में बताया था, उन्हीं के नाम पड़ गया था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस ब्रिज के निर्माण करने के लिए देखिए क्या क्या आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात कि आपको चार संधारित्र या प्रतिरोध लेनी पड़ेगी और दो को और फिर अगले दो को श्रेणी क्रम में रखना पड़ेगा। और जिन दो शीर्षों के बीच, जिन दो पॉइंटों के बीच आप बैटरी जोड़ेंगे उस दोनों को छोड़कर जो दो और बच जाएंगे उससे आप गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे। कभी भी आप ये नहीं सोचिएगा कि जैसे कि इस तरह से था, ऐसे था तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ कैपेसिटर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, इसके बीच भी जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर। तो ये आपकी व्यवस्था, और इसके बीच आप वोल्टमीटर जोड़ दिए या बैटरी जोड़ दिए, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं कहलाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए खासियत ये होती है कि जिन दो बिंदुओं के बीच बैटरी जोड़ा गया है उन दो बिंदुओं के बीच गैल्वेनोमीटर संयोजित नहीं होने चाहिए। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि इस तरह के ब्रिज बनाने से हमको क्या फायदा होता है और इसका क्या उपयोग होता है। हम आपको बता दें कि इसमें से चार में से तीन का प्रतिरोध या धारिता पता होता है, चौथे की धारिता हमको निकालने के लिए पूछता है। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग प्रतिरोध या धारिता का मान निकालने के लिए किया जाता है। तो इसका यूज कैसे करते हैं ये भी देखें। दूसरी बात ये कि व्हीटस्टोन ब्रिज को हम यहाँ दो भाग में बांटते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, WSB, असंतुलित WSB। और दूसरा होता है बैलेंस्ड WSB, यानी कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज WSB। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है?
में जिन दो बिंदुओं के बीच वोल्ट गैल्वेनोमीटर जो संयोजित रहते हैं उन दोनों बिंदुओं का विभव एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। मतलब अगर असंतुलित है तो इस परिपथ के Q बिंदु का विभव और S बिंदु का विभव बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। अगर इन दो बिंदुओं का विभव अलग अलग होगा तो इससे स्पष्ट ये हो गया कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ विभवांतर होगा, या तो इस बिंदु का विभव ज्यादा होगा, नहीं तो इस बिंदु का विभव ज्यादा होगा। इन दोनों में से जिसका भी ज्यादा होगा और जिसका कम होगा तो आप जानते हो कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मतलब हुआ कि इस परिपथ से, इस रास्ता से होकर धारा प्रवाहित करेगा। यदि इस गैल्वेनोमीटर से, इस ब्रिज से धारा प्रवाहित करने लगा तो इस ब्रिज का नाम असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। यानी कि इस गैल्वेनोमीटर वाला पथ को हम लोग बैलेंस्ड ब्रिज तभी कहेंगे जब इससे करंट का मान, चार्ज का फ्लो शून्य हो, यानी कि आवेश का प्रवाह ना हो। इससे आवेश का प्रवाह न होने के लिए बिंदु Q और बिंदु S का विभव एक समान होना चाहिए। मतलब अगर इस बिंदु का विभव 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट होना पड़ेगा, तब हम इसको बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। और असंतुलित के लिए अभी हमने आपको बताया कि दोनों का विभव अलग अलग होना चाहिए, या इससे धारा का प्रवाह होना चाहिए या आवेश का प्रवाह होना चाहिए। तो अब देखिए बैलेंस में क्या होता है कि बिंदु Q का विभव और बिंदु S का विभव दोनों बराबर है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज दो तरह का है, इसमें हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और यही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, यही सिलेबस में है। और ये भी है लेकिन ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम सीखेंगे संतुलित WSB। तो हम लोग फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं संतुलित WSB, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसकी भी बनावट ऐसी ही होती है। तो मान लीजिए कि इसमें हमने जो ब्रिज बनाया है वो यही फिगर है, यही परिपथ है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ बैटरी जोड़ा तो बैटरी से होकर यहाँ से कुछ चार्ज का प्रवाह होगा, कुछ आवेश का प्रवाह होगा। तो मान लेते हैं कि प्लस Q कूलम आवेश का प्रवाह होना शुरू होगा। ये Q कूलम आवेश धीरे धीरे इस रास्ते से होकर जाएगा, ऐसे हुए आते हुए इस बिंदु पर आएगा। लेकिन जिससे जैसे ही इस बिंदु पर यह Q कूलम आवेश आएगा वैसे ये क्या देखेगा कि अरे यहाँ तो दो रास्ते हैं, एक इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए, तो इसे दोनों ओर जाना होगा। तो ये क्या कहेगा, अपने में से कुछ हिस्सा इधर जाने देगा, कुछ हिस्सा इधर जाने देगा। तो मान लेते हैं कि इधर जाने दिया अपने में से Q1 कूलम आवेश को, इधर कितना आवेश जा रहा होगा। तो टोटल आवेश आप देखें तो Q कूलम है, टोटल आवेश देखो आप तो Q कूलम है, और Q1 कूलम आवेश P से Q की ओर गया है, तो P से S की ओर कितना कूलम आवेश जाएगा, तो Q माइनस Q1 हटा देंगे। तो अब देखिए जैसे ही Q1 कूलम आवेश बिंदु Q तक पहुंचेगा तो Q1 कूलम आवेश को भी दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर जाने वाले, एक इधर जाने वाले। तो Q1 बोलेगा कि हम इधर आवेश भेजते हैं Q2 को। जब इधर Q2 के भेजेगा तो इस रास्ते से होकर कितना आवेश जाना पड़ेगा, तो Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 आवेश इस गैल्वेनोमीटर से होकर प्रवाहित होने लगेगा, ऐसा हम मानेंगे। अब देखिए कि Q1 माइनस Q2 Q से S की ओर आ रहा है और Q माइनस Q1 P से S की ओर आ रहा है। तो ये इधर आने वाला आवेश और इधर आने वाला आवेश, ये दोनों इस बिंदु S पर मिल रहा है।
यानी बिंदु एस पर मिलने का मतलब कि संधि एस पर मिल रहा है, और संधि एस पर मिलेगा मतलब दोनों जुटेगा, तो दोनों को जोड़िए आप। जब इस Q1 माइनस Q1 और Q1 माइनस Q2 को जोड़िएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, Q माइनस Q2। ऐसा हम सीखे थे। इसका मतलब कि S से R की ओर Q माइनस Q2 आवेश जाएगा और Q से R की ओर Q2 आवेश आएगा। फिर दोनों आवेश आकर इस बिंदु पर मिलेगा। जैसे मिलेगा दोनों को जोड़ेंगे तो आवेश कितना बन जाएगा, Q। तो आप देखिए जितना आवेश का प्रवाह यहाँ से हुआ था इस तरह से बढ़कर फिर एक जगह मिला, उतना ही आवेश हो गया। तो हम लोग पहले भी पढ़े थे कि आवेश संरक्षित होता है, टोटल चार्ज कंजर्व होता है, इनकमिंग चार्ज आउटगोइंग चार्ज के बराबर होता है। सेम चीज यहाँ हो रहा है। अब देखो कि इसमें हम परिपथ का नियम लगाएंगे, यानी कि किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करेंगे, जिसको हम लूप का नियम बोलते हैं। तो लूप के नियम से सबसे पहले इसमें हम लूप बनाएंगे। तो पहला लूप देखिए आपका ये वाला बन रहा है। तो लूप नंबर 1, लूप 1, इसका नामकरण करते हैं। नामकरण कुछ इस प्रकार है, PQSP, यानी कि जहां से हमने इसका नाम लिखना शुरू किया फिर वहीं पर हमने पहुंचा। PQSP यानी एक त्रिभुजाकार लूप बन रहा है, आप देखें यहाँ। अब इसका विभवांतर को लिखिए। तो विभवांतर लिखिएगा तो विभवांतर P और Q के बीच का प्लस विभवांतर Q और S के बीच का प्लस विभवांतर S और P के बीच का बराबर 0। नियम यही करता है कि बंद परिपथ में कुल विभवांतर का मान 0 के बराबर होता है। अब देखिए कि P और Q के बीच का विभवांतर कितना होगा, तो Q1 बाई C होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ Q1 बाई C प्लस में, क्योंकि धारा की दिशा में हम चल रहे हैं। फिर Q और S के बीच का विभवांतर, Q और S के बीच का विभवांतर, तो आवेश बटा धारिता करते हैं। तो यहाँ क्या Q1 माइनस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 बाई इसकी धारिता को हम G माने हैं तो G मान लो बाई G। फिर S से P की ओर, S से P की ओर जा रहे हैं तो फिर देखिए माइनस का साइन होगा, क्योंकि आवेश ऐसे आ रहा है लेकिन हम जा रहे हैं उल्टा, तो साइन हो जाएगा माइनस। अब बताइए यहाँ का विभवांतर क्या होगा, विभवांतर होगा Q माइनस Q1 अब बटे C4 इक्वल टू 0। चलिए इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लें। इसी प्रकार आप इसमें से दूसरा लूप बनाएं, लूप 2 का नहीं तो QRSQ इस लूप में देखें। इस लूप में भी विभवांतर लिखेंगे तो विभवांतर Q और R के बीच का प्लस विभवांतर R और S के बीच का प्लस विभवांतर S और Q के बीच का, सबको जोड़ेंगे रिजल्ट 0 आएगा। तो Q और R के बीच का विभवांतर Q2 बाई C2, R और S के बीच का, देखिए आवेश जो है इसमें S से R की ओर आ रहा है, लेकिन हम नेमिंग किए हैं R से S की ओर, यानी कि उल्टा जा रहे हैं तो माइनस का साइन लगेगा। अब यहाँ लिखेंगे Q माइनस Q2 बाई C3, Q माइनस Q2 बाई C3। फिर अब यहाँ से S से Q की ओर, तो S से Q के बीच का विभवांतर लिखेंगे, क्या लिखाएगा Q1 माइनस Q2, माइनस का साइन होगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई G बराबर 0। ये इक्वेशन मेरा सेकेंड हुआ। अब आप देखें और भी इसमें लूप बन रहे हैं,
लेकिन इन दोनों समीकरण को आप ध्यान से देखें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसे संतुलित ब्रिज बनाएं, तो संतुलित ब्रिज बनाने के लिए बिंदु Q और बिंदु S का विभव बराबर होना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे संतुलित ब्रिज के लिए, संतुलित WSB के लिए क्या होना चाहिए? तो बिंदु Q का विभव और बिंदु S का विभव बराबर। अगर ऐसा होगा इसका मतलब हुआ कि आवेश का प्रवाह शून्य होगा। आवेश का प्रवाह शून्य होगा मतलब Q1 माइनस Q2 का मान शून्य होगा। तो Q1 माइनस Q2 का मान शून्य होगा। अगर Q1 माइनस Q2 का मान शून्य होगा तो Q1 बराबर Q2 होगा, यानी कि Q1 और Q2 दोनों बराबर होंगे। तो अब आप समीकरण 1 को याद करें और इसमें जहां Q1 माइनस Q2 है उसके जगह पर 0 रखो। तो आप ध्यान से देखोगे कि जहां Q1 माइनस Q2 है इसके जगह पर अगर आप 0 रखते हो ये पूरा पद आपका 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? बचेगा यही Q1 बाई C1 माइनस Q माइनस Q2 बाई C4 बराबर 0। अब इसे सोल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? देखिए इसे सोल्व करोगे तो Q1 बाई C1 बराबर Q माइनस Q2 बाई C4। तो चार्ज को एक तरफ रखो तो चलिए यहाँ बनेगा Q1 बाई Q माइनस Q2 बराबर यहाँ हो जाएगा C1 बाई C4। अभी हमने सीखा कि Q1 Q2 बराबर है तो Q2 के जगह पर हम Q1 लिख सकते हैं। तो Q1 बटे Q माइनस Q1 बराबर C1 बाई C4। इसे इक्वेशन नंबर 3 मानो आप, इक्वेशन 3 हो गया। अब देखिए अब समीकरण यहाँ जो दूसरा है उसे आप ध्यान से देखें। तो समीकरण 2 ये हुआ आपका, इसमें भी देखिए Q1 माइनस Q2 है। तो जब आप इसे शून्य करोगे तो ये भी पूरा पद आपका शून्य हो जाएगा। तो अब नया समीकरण यहाँ क्या बनेगा? तो नया समीकरण यहाँ बनेगा कुछ इस प्रकार, देखें। नया समीकरण होगा Q2 बाई C2 माइनस Q माइनस Q2 बाई C3 बराबर 0। ये हम समीकरण 2 से लिखे हैं। इसे आप सोल्व करते हो तो Q2 बाई C2 बराबर Q माइनस Q2 बाई C3। इस Q माइनस Q2 को इधर भेजो और C2 को इधर भेजो, हो जाएगा Q2 बाई Q माइनस Q2 डिवाइडेड बाई C2 बाई C3। अभी हमने सीखा कि Q1 और Q2 बराबर है तो इसमें जहां आपका Q2 है उसके जगह पर Q1 रखें। तो Q1 बटे Q माइनस Q1 बराबर C2 बाई C3। इससे इक्वेशन हमने 4 माना। अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से आप देखें ध्यान से तो क्या पाएंगे कि यहाँ भी है Q बाई Q1 बाई Q माइनस Q1 और समीकरण 4 में भी है Q बाई Q1 माइनस Q1। तो दोनों सेम है, मतलब इसका RHS और इसका RHS दोनों बराबर होगा। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आ जाएगा C1 बाई C4 बराबर C2 बाई C3। ऐसा मतलब ये कि वीट संतुलित
संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए यह संबंध होता है C1/C4 बराबर C2/C3। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर ये रिलेशन आपको कहीं दिख रहा है, मतलब इसके बीच जो आप ये जोड़े हैं पांचवा धारिता या पांचवा कोई अन्य डिवाइस, इससे कोई भी धारा प्रवाह नहीं होगा, अर्थात इस ब्रिज से कोई आवेश का प्रवाह नहीं होगा, इसीलिए इसे सर्किट से हटा देंगे। क्लियर? तो आप देखिए C1/C4 कौन है? तो ये है C1, ये है C4, अर्थात इस बिंदु से कौन कौन धारिता जुड़ा हुआ है? तो C1 और C4, तो इस दोनों का अनुपात। और इस बिंदु से कौन कौन धारिता जुड़ा हुआ है? C2 और C3, इस दोनों का अनुपात। इस दोनों का अनुपात, इस दोनों का अनुपात बराबर होगा, तो हम कहेंगे ये जो बीच वाला जो परिपथ आपको दिख रहा है रास्ता, इससे कोई आवेश का प्रवाह नहीं होगा, मतलब इससे सर्किट में हम नहीं मानेंगे। ऐसा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में ही होता है। और एक और पॉइंट इसमें आपको नोट करना होगा कि इस ब्रिज का उपयोग निम्न प्रतिरोध या उच्च प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए नहीं होता, सिर्फ प्रतिरोध ज्ञात करने के होता है। और वो प्रतिरोध बहुत ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, यानी कि आप बोल सकते हो कि मॉडरेट होना चाहिए, सिंपल में होना चाहिए। तो एक साथ में बोले कि इसका उपयोग हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करने में करते हैं। तो प्रतिरोध यहाँ हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ संधारिता के बारे में। तो हम बोलेंगे कि यहाँ संधारित्र के धारिता का मान भी ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इस पर कुछ हम इसका एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे, इसका हम यूज कैसे करें, इस रूल्स जो हम लोग सीखे इसका यूज कैसे करें। अभी हमने सीखा कि ये रिलेशन अगर सत्य होगा तो इससे करंट का फ्लो या आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो किस प्रकार नहीं होगा? समतुल्य धारिता ज्ञात करें। समतुल्य धारिता ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में सर्किट बहुत आसान बना रहे हैं, आप इसे प्रयास करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर आपका कितना आया। माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड। पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। क्लियर? इसका ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए में है 10 माइक्रोफराड, ऑप्शन बी में है 18 माइक्रोफराड, ऑप्शन सी है। देखिए सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें कितनी संधारित्र है। तो 1 2 3 4 5 संधारित्र है। फिर सोचो कि जो पांचवा संधारित्र है इसको बंद करो, ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, अब तो हाँ। फिर ये नीचे दोनों सीरीज में दिख रहा है, अब तो हाँ। तो 1 2 3 4 4 तो है। अब सोचना पड़ेगा कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, वो कैसे पता चलेगा? तो अनुपात लेंगे। देखिए आपको ए और बी के बीच निकालना है, तो आप बिंदु ए को आप यहाँ भी मान सकते हो, इस बिंदु बी को आप यहाँ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बिंदु से कौन कौन धारिता संधारित्र जुड़ा हुआ है? तो ये 4 फराड वाला, ये 2 फराड वाला था, इसका आप अनुपात लो तो 4/2 यानी कि 2 आएगा, 2 अनुपात 1। फिर उसी प्रकार आप इस दोनों का अनुपात लो 8/4, 2 आएगा, 2 अनुपात 1, यानी कि दोनों का सेम आ रहा है अनुपात। तो आप यहाँ सॉल्यूशन में ये करोगे कि यहाँ सबसे पहले आप चेक करोगे कि C1 का मान यहाँ 4 माइक्रोफराड है
C2 यहाँ 8 माइक्रोफराड है, C3 यहाँ 4 माइक्रोफराड है और C4 यहाँ 2 माइक्रोफराड है। तो सबसे पहले हम C1/C2 बराबर C2/C3, C1/C4 बराबर C2/C3 निकालेंगे। तो C1 का मान है 4 और C4 का मान है 2 और फिर इसका मान है 8, इसका मान है 4। तो अनुपात दोनों का तो सेम आ रहा है 2/1 और 2/1। मतलब ये जो बीच वाला धारिता है संधारित्र, इससे कोई आवेश का प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब इसे परिपथ से हम हटा देंगे। तो परिपथ से जब इसे हम हटा देंगे तो अब ये परिपथ हमको कैसा दिखेगा, देखिए तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब मेरा ये परिपथ एकदम साधारण दिख रहा है। फिर हम देख रहे हैं क्या कि ये दोनों तो आपका श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो इसका CS निकालेंगे। तो 2 के लिए CS निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे C1 × C2 बाई C1 + C2। क्लियर? तो 8 चौका 32/12 यानी कि 16/6 8/3 माइक्रोफराड आया। तो ऊपर वाला के लिए आया 8/3। उसी प्रकार ये नीचे वाला दोनों जो दिख रहा है ये भी आपका श्रेणी क्रम में है। जब ये भी आपका श्रेणी क्रम में है तो उस केस में CS का मान कितना होगा? तो C1 C2 2 × 4 और 2 + 4 8/6 4/3 माइक्रोफराड। अब देखिए, अब इस दोनों को हटाकर इसके जगह पर हम कितना धारिता वाला संधारित्र जोड़ेंगे? 8/3 माइक्रोफराड का। फिर इन दोनों को हटाकर इसके जगह पर कितना जोड़ेंगे? 4/3 का। फिर ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 8/3 माइक्रोफराड तथा 4/3 माइक्रोफराड समांतर क्रम में है। CP बराबर क्या लिखेंगे? दोनों को डायरेक्ट जोड़ेंगे 8/3 + 4/3 12/3। 12/3 बोले तो 4 माइक्रोफराड। इसका आंसर क्या आएगा? 4 माइक्रोफराड, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर D सही है, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे हम इसे सोल्व करते हैं। नोट, इसकी धारिता C, इसकी भी धारिता C, इसमें जितना है सबकी धारिता C है। अब बताना है कि A और B के बीच समतुल्य धारिता कितनी होगी। तो अब देखें, आप इसमें सोचें कि इसमें भी आपका वीटेस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं। ध्यान से देखें, ये जो आपका येलो कलर का चौक है इसे देखें ध्यान से। 1 2 3 4 अब इसमें 5। तो इस C और इस C को अनुपात लीजिएगा तो 1 आएगा, इस C और इस C का अनुपात लीजिएगा 1 आएगा। मतलब इस C से कोई आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो अब जो परिपथ आप बनाओगे तो देखो यहाँ किस तरह से परिपथ बनेगा। तो नीचे एक ऐसे रहेगा C, इस पॉइंट को आप A बोले थे और इस पॉइंट को आप B बोले थे। इस तरह से ऐसे आप बीच में ऐसे इस तरह से C। फिर ये देखिए, ये C और ये C दोनों सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। इस दोनों को हटाकर इसके जगह पर हम जो संधारित्र जोड़ेंगे उसकी धारिता होगी C/2। उसी प्रकार यहाँ भी दोनों ये श्रेणी क्रम में है, तो इस दोनों को हटाकर इसके जगह पर जो संधारित्र जोड़ेंगे इसकी भी जो धारिता होगी वो होगी C/2। अब और इसको और अच्छे से बनाओगे तो ऊपर वाला जो बना आपका वहां आप रखो कितना? C/2। फिर मिडिल वाला कितना था? C/2। अभी सबसे नीचे कितना है? C। फिर तीनों का ऐसे जोड़ो, ये पॉइंट आपका ये था और ये पॉइंट आपका। अब देखिए तीनों आपका हो गया समानांतर क्रम में। जब समानांतर क्रम में हो गया, समानांतर क्रम के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे C1 + C2 + C3। जोड़ दे इसको, आंसर हो जाएगा C/2 + C/2 + C। सोल्व करोगे तो C + C = 2C, यानी कि इसकी आंसर आ जाएगी 2C। ठीक, तो इस तरह से हम इसे सोल्व
करते हैं। तो ये था आपका अभी टेस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चंस, और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएगा तो आप इसी लॉजिक का यूज करेंगे, सारे सोल्व हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।